nation now. I'm Pradeep Nambiar. This we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios by esteemed guests. We got Asif Farooqi ji from the Indian National Congress. Asif Farooqi sahab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. We got Hemant Kamble ji. Hemant Kamble ji, welcome to the show. Hemant Kamble from MNS. Kamble sahab, welcome to the show after a long time. Namaskar. Namaskar. The topics that we're talking about, the bulldozer politics, bulldozer justice hoga ya encounter hoga. The Supreme Court talks about bulldozer justice. They're going to frame laws. Corruption, corruption, corruption all the way. Mudda scam versus electoral banks battle all across the nation. We're going to see who's going to win. And Raj Thackeray Sahab says that the legend of Bola Jatt will not be allowed to be released. And the government should see that it will not be allowed to release. The government's fundamental duty to see that these kind of activities doesn't take place, especially when terror is still being fostered in Pakistan. We'll start with you, आसिफ फारूकी साहब, आपसे शुरू करते हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में भी वही चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस होगा नहीं होगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या ये एक विशेष रिलीजन के खिलाफ जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये होगा कि एनकाउंटर्स इज इट अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्राइम्स दैट इज अगेंस्ट वुमेन, जिस प्रकार से हो रहा है. फारूकी साहब, किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं सर, मैं ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान की, पूरे इंडिया की ख़राब हो चुकी है. और ये गवर्नमेंट अपने तरीके से जंगल राज का कर रही है. ये कि ना किसी कोर्ट को मान रही है, ना किसी पुलिस को मान रही है. आप अगर देखें तो आसाम में उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आसाम गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक और उसको जो है 47 हाउसेस गिराया है, बावजूद इसके कि कोर्ट ने उसको मना किया था. तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है. तो मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी और उसके अलाइज जो है किसी कानून में बिलीव नहीं करते हैं. इसीलिए हमारे राहुल जी ने जो संविधान बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ की मुहिम चालू रखी है. तो मुझको लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी के करने से नहीं होगा. इस देश के एक एक बच्चे को, एक एक नेशनल को आगे बढ़ के संविधान को बचाना होगा. वरना सर इसी तरीके से ये इलीगल तौर पे आपका घर गिरा देंगे, आपको पकड़ के गोली मार देंगे, और न कोई कोर्ट होगी, न कोई जस्टिस सिस्टम होगा. इनकी कोर्ट होगी और ये जंगल राज चलेगा. तो मुझको लगता है कि इसको जल्द से जल्द हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए. हेमंत कांबले साहब, व्हेन द एनकाउंटर यहाँ पर हुआ बदलापुर केस में, तो शर्मिला ठाकुर जी ने सपोर्ट किया. इनफैक्ट शी सेड वुमेन फील सेफ. वुमेन फील सेफ व्हेन गवर्नमेंट की तरफ से क्विक एक्शन होता है, कोई क्विक जस्टिस होता है. वुमेन फील सेफ एंड सिक्योर कि हमारा हमारा सुनवाई जिस प्रकार से हो रहा है. कांबले साहब, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? बुलडोजर एनकाउंटर विद जस्टिस. एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि वी हैव प्रोवाइडेड जस्टिस, पुलिस विल नॉट, ये शो पीस नहीं है पुलिस के लिए, रिवॉल्वर या पिस्टल जो उनके गन्स है. कांबले साहब, देखिए कैसे है कि फारूकी साहब ने जो बात कही कि संविधान खतरे में है, जैसे है कि जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, और पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं, क्या निर्भया इनके कार्यकाल में हुआ था? मैं कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इन माय व्यू कांग्रेस एंड बीजेपी द टू साइड ऑफ वन कॉइन. एक ही जिसके दो पहलू ही है. तो इनके समय पर होता है तो ये हल्ला मचाएंगे, कांग्रेस के समय पर इन्होंने हल्ला मचाया, और अब बीजेपी के वक्त में कुछ आता है तो इस पर हल्ला मचाएंगे. तो बुनियादी मुद्दे ये बाजू में हट जाते हैं. अब ये बुलडोजर तो उन्होंने हिंदुओं के घर पे भी चलाया था. हिंदू जो बाहुबली थे उनके भी घर पर चलाया. जो यहाँ पर मुस्लिम या हिंदू, तो क्रिमिनल्स की कोई कास्ट होती है, रिलीजन होता है, क्रिमिनल है. अब अक्षय शिंदे के केस में कितने ऐसे बलात्कार और इसके जो यहाँ पर वाकये हो रहे, करीबन 5 से 5.5 हजार बलात्कार रजिस्टर्ड होते हैं हर साल, और कितने तो होते ही नहीं है. तो ऐसे समय पर कहीं ना कहीं कानून पर या इस लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं जब हम एक
सवाल ये निशान आता है। तो मुझे लगता है एक अगर ऐसा केस हो तो हम देखें तो सही। अब अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर हुआ वो कितना जायज है ना जायज वो तो तफ्तीश की बात है, अभी इसकी तो जो भी तफ्तीश हो रही है। तो लेकिन जहां तक आप संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान क्या अभी खतरे में है? जब आप यहाँ पर कुछ ऐसी बातें तो संविधान खतरे में आता है। तो ट्रिपल तलाक पर फारूकी साहब आपका क्या, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? ट्रिपल तलाक जो आप लेके इतना चल रहे हैं, मैं अगर फारूकी साहब आप आपके पास सर्वे आता कर हूँ, ले, पूरा डेटा complete- निकाल दें तो पूरा वो 1 से complete 1.5% मुस्लिम्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप उसके संविधान लिए के इतना परेशान है, मुझको लगता है। नहीं, संविधान आपको एक तरफ संविधान भी चाहिए, आपको एक तरफ ट्रिपल तलाक भी चाहिए। आप नहीं उसको आप उसको अगर सपोर्ट आप करते हैं या उसका विरोध डेटा करते की हैं? बात एक मेरी बात का करें, जवाब दीजिए फारूकी साहब, ये मेरे इस बात पर्सनल का लॉ जवाब जो है दीजिए। 1 से 1.5% ट्रिपल तलाक को सपोर्ट कर रहे हो या इसका मुसलमानों को विरोध कर रहे इफेक्ट हो? करता है, जो तलाक वाला मामला है। आप गवर्नमेंट को सपोर्ट आप कर रहे हो या विरोध कर रहे हो? इतने जो हंगामे कर रही है गवर्नमेंट, मुझको लगता है 1 से 1.5% लोगों के लिए संविधान जो है इस तरीके से गोली चला देना, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किसी के घर को गिरा देना, 47 हाउसेज आपने संविधान गवर्नमेंट बदलना गिराया, ना हिंदू का बीजेपी गिराया, कर मुसलमान सकती है का ना गिराया, कांग्रेस कर पाएगी। हमको कोई तकलीफ नहीं है। फारूकी साहब फारूकी पूछ रहे हैं, साहब, हेमंत जी ये पूछ रहे हैं कि संविधान- ट्रिपल तलाक का आपको समर्थन है क्या? फिर से बोले सर, आवाज नहीं आई। ट्रिपल तलाक का आपको समर्थन है क्या? हेमंत कांबळे जी आपसे पूछ रहे हैं, ट्रिपल तलाक में आपको आपका समर्थन है क्या? को आपका समर्थन है नहीं क्या? बिल्कुल हमारा बिल्कुल जो हमारा ये संविधान के अंदर ट्रिपल तलाक का प्रोविजन है और हम उसको उस पे मानते हैं सर, लेकिन उसके अंदर क्लियरिटी अभी तक एक आम जनता के बीच में आई नहीं है कि ये ट्रिपल तलाक कैसे देंगे। अगर आप इसके ऊपर मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं जो हमारे कुरान और बुक के अंदर है उससे मैं आपको करूँगा और मेरे उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर टाइम लगेगा। हम उसमें बिलीव करते हैं और गवर्नमेंट ने कोई गलत चीज़ नहीं की है, लेकिन सर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रिपल तलाक की क्लियरिटी नहीं है, इसलिए तलाक देने वाला, तलाक लेने वाला और जो उसके अंदर परेशानी रहती है, खुद गवर्नमेंट भी उसके अंदर क्लियरिटी, जब पुलिस वाले के पास जाओ तो वो क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाएंगी और उसको फैसला करने में मुश्किल हो जाएगा, और कोई नहीं है। वरना ट्रिपल तलाक में हम बिलीव करते हैं सर। नहीं, वर्बल ट्रिपल तलाक जो बैन किया उसको आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सर, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो हेमंत कांबळे जी ही सपोर्टिंग, ही सेज वर्बल ट्रिपल जी। तलाक बैन को हम सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को जो सुप्रीम कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने हमारे उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसको एक्सेप्ट किया है सर, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन उसकी नीति में आप अगर बैठेंगे तो ये पर्सनलाइज जो है बहुत सी चीजें हैं, इसको कैसे इसको फर्दर क्लियरिटी करना चाहिए वो उसकी फारूकी साहब, मैं इसको कोई भी कौमी मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। जब ऐसी कोई घटनाएं हो रही है, जो भी हो रहा है ना, इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका हम लोग पूरी तरह सपोर्ट कर, लेकिन इस देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है तो कई हम लॉ में मतलब कोई खून होता है, कोई बलात्कार, तो सालों साल इसकी केसेस चलती है और नया कुछ ना कुछ वाकया होता है। देखिए कैसे ना कि आपके समय मतलब कांग्रेस के समय में जब निर्भया हुआ था तो वहां पर स्मृति जी ने तो कंगन भेजे थे मनमोहन सिंह जी को, लेकिन इसी मतलब पिछले 2022 के 31 दिसंबर को दिल्ली में सेम वाकया होता। 4 किलोमीटर से एक लड़की पूरी मतलब नेकेड बॉडी उसकी कार के साथ घसीटी गई, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ बदला नहीं है, लेकिन क्राइम रेट को है जो अगर उसको कम करना है तो कहीं ना कहीं अगर आप जो सही बात कही एकनाथ शिंदे जी ने कि पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है अगर उसके ऊपर कोई अटैक करते वो शो के लिए नहीं है, वो रिटायरेट करेगा। जब यहाँ पर आप मेरे से उम्र में और केस में बात सुनिए, जब 1990 से लेके बीच में जब अंडरवर्ल्ड की इतनी गतिविधियां बढ़ी तब एनकाउंटर बढ़ेगा तो क्राइम रेट नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा। हम ये कहते हैं ना कि भाई इस क्राइम रेट को कम अगर नीचे लाना है तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो उनको अधिकार देने पड़ेंगे, या तो फिर आपको मैं जो है कामले साहब पे इस बात पे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं शर्मिला जी की उस
भावना को वेलकम करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये किसी भी औरत की ये भावना होगी, और ये खुद मेरी भी हो सकती है। मेरी बीवी ने भी कहा ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। बट दैट डज़ नॉट मीन कि सर आप उठेंगे और गोली मार देंगे। इस पर्टिकुलर केस में तो वो जांच हो रही है, और जांच में क्या आएगा उसका अभी इंतज़ार करेंगे। लेकिन सर, सब कुछ के बावजूद क्या आप इस तरीके का कानून चाहते हैं कि आप किसी को बीच सड़क पे लाके गोली मार दें? सऊदी का जो कानून था कि गर्दन मार देते थे, तो इसकी वहाँ पे भी जो गर्दन मारते हैं सर, बाकायदा उसका एक सिस्टम है, और उसको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो इस किस्म का कांड हुआ है, जो बाकायदा लॉ है, और उसमें उसकी सुनवाई होती है, बहस होती है, और एक नतीजे पे जब हम पहुँचते हैं तो जो लॉ ने उसको हमको संविधान के अंदर जो वो हमको वो फैसले करने का हुक्म है, उसको हम मानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक जो कांड हुआ है, उसको भी एक कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, और जिसने ये कांड किया है, जिसको हम समझते हैं, उसको भी बोलने का, और उसके बाद जो भी कोर्ट फैसला करे, फांसी दे दे, गोली मारने का हुक्म दे दे, हमको उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये आज बुलडोज़र किसी के घर पे चला दिया, उसको तोड़ दिया, और किसी ने रेप किया है तो उसको गोली मार दी, बाकायदा कानून है उसका, उस कानून के तहत हम उसके साथ में सिंपैथाइज़र ज़रा भी नहीं है सर। और हम एप्रिशिएट करते हैं शर्मिला जी की उस भावना को, शी बीइंग अ वुमन, उसको ये भावना उनकी होना चाहिए, और हम वेलकम करते हैं। लेकिन आप उनसे भी अगर पूछें तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए जो कुछ भी काम है। आप किसी को गोली से आप इस तरीके से नहीं मार सकते सर। और जहाँ तक आप गैंगस्टर्स की बात करते हैं सर, वो एक क्राइम जो होता है वो पूरी एक चेन है, और उस चेन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सख्त से सख्त कानून बनाए, और उस कानून के तहत, और वो क्रिमिनल हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, और उसकी एक पूरी चैन है, गैंगस्टर्स रहते हैं, मिलके वो प्लानिंग करते हैं, और काम हुआ है। इसी तरीके से जो ये रेप हुआ है, रेप में इसके मारने के बाद मुझको जो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अगर कोई चेन थी, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, वो सब खत्म हो गई। अब उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि कुछ उसके पीछे लोग थे जो भी शामिल रहे हो, खुदा न खास्ता? तो उसको कैसे आप सामने लेके आएंगे जब आपने जांच नहीं की? अब तो जांच ये करेंगे कि पुलिस ने गलत मारा कि सही मारा, ये जांच हो रही है। उसने जो कांड किया उसके साथ कुछ लोग शामिल थे, किसने उकसाया, उसके पीछे और कोई था, वो सब तो बातें खत्म हो गई, क्योंकि वो जो मेन कल्प्रिट था उसको तो गोली मार दी गई, वो खत्म हो गया। मगर फारूकी साहब, ये जो शिंदे जी हैं, वो जिसको एनकाउंटर किया, वो हैबिचुअल एक प्रकार का क्रिमिनल था। 3-4 शादी करना, अपने पुराने जो वाइफ है उनको परेशान करना, उनको इनफैक्ट उनके एक्स वाइफ ने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया था ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ही वाज डीम्ड टू बी अ स्टडी पर मालूम पड़ता कि वाज हैबिचुअल क्रिमिनल। तो हैबिचुअल क्रिमिनल को, जैसे शर्मिला ठाकरे जी ने कहा कि वी फील रिलीव्ड कि जस्टिस हम लोग को कहीं मिला, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाओ और वहां पर खड़ा होकर बेआबरू हो जाओ, यही महिलाओं को ऐसे प्रश्न पूछता जाएंगे कि कैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं कि आपको नहीं लगता हैबिचुअल क्रिमिनल, आप शुड बी, लॉ शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देम? सर यहाँ फर्क है सर, हम क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कोई कानून नहीं है जिसके तहत इनका हम इनकाउंटर कर देते, या इनको हैंग कर देते, या उनकी सजा कर देते, और हम इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आपने एक क्रिमिनल को मार के जड़ से तो नहीं खत्म किया। जो बातें आज आ रही हैं कि वो हैबिचुअल था और उसकी बीवियों ने किया, 3 शादियां की थी, ये तो उसके मरने के बाद अब सब बातें आ रही हैं। हो सकता है जब ये कोर्ट कचहरी में जाता तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें आती जो उसने पास्ट में किया हुआ है। अब वो लोग खामोश हो गए होंगे शायद पीछे, या अगर बोल रहे हो तो झूठ बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये सब ऐसी बातें हैं जिसको अब हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ जो हमको सूट करती है उस बात को मैं अपना लूं, और जो बातें आपको सूट करती है वो आप अपना लेंगे। इसीलिए इसको कोर्ट कचहरी के तहत, कानून के तहत इसका पूरा चेक करना चाहिए था। हेमंत जी, आई वांट टॉक टू यू बिकॉज़ आपने पूरे जो एक्सट्रीम देखे थे, जो गैंगस्टर्स का एनकाउंटर हो रहा था, आपने खुद कहा कि इससे देयर वाज एक ब्रेक लग गया था। जो क्राइम के इंसिडेंट्स है मुंबई में, महाराष्ट्र में, एक ब्रेक लग गया था। नाउ बार बार ये पूरे देश में डिबेट हो रहा है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स ठीक था, मगर क्या योगी जी अगर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते कि वो क्राइम पे वो इंपैक्ट, आपका पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहता हूं हेमंत कांबले जी।
देखिए इससे है ना कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, हम उसको हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या तो न्यूज चैनल से हमें पता चलता है। मुझे उत्तर प्रदेश के वहां के पता नहीं, लेकिन एक बात मैं एक समझता हूँ कि वहां के लोगों से जो मैं बात करता हूँ कि भाई क्राइम वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर कंट्रोल में आया है। जो भी वहां पर गैंगस्टर आया है, जो भी वहां पर गैंगस्टर्स है या फिर वो जो बाहुबली कहते हैं, ये बाहुबली अगर इनके मन में अगर डर पैदा होता है तो और क्या चाहिए। मतलब कैसे है ना कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे बाहुबली इनकी अगर हिम्मत नहीं बढ़ती ऐसे बुलडोजर चलाने से, तो और क्या चाहिए लोगों को, क्या चाहिए। एक बाहुबली के घर पर बुलडोजर पर चलने से अगर आम आदमी की जिंदगी अगर कहीं ना कहीं उसको सुकून मिलता है तो और क्या चाहिए। तो इसमें हल्ला मचाने की जरूरत क्या है, मुझे नहीं लगता। और इसमें संविधान, अगर ये संविधान की बात करते हैं हम, संविधान में ये संविधान हटाने की ना तो बीजेपी की हिम्मत होगी ना तो कांग्रेस की हिम्मत होगी, क्योंकि ये संविधान इतना मजबूत है ना। पहले तो मैं तो एक दोनों पार्टियों से कहता हूँ, बीजेपी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा, आप अपनी पार्टियां संविधान के हिसाब से चलाइए तो ये ना तो बाहुबली की हिम्मत होगी ना किसी गैंगस्टर की हिम्मत होगी। ये गैंगस्टर और बाहुबली को छुड़ाने के लिए जब ये अपोजिशन में थे तो ये हल्ला मचाएंगे, अब कांग्रेस अगर आएगी तो वो सपोर्ट करेंगे इनको। चलता क्या है, यही तो चलता है। फारूकी साहब भी इसको नकार नहीं सकते हैं। बट डू यू थिंक हेमंत जी कि देयर इज अ बिगर स्टोरी बिहाइंड दैट? बदलापुर एनकाउंटर के पीछे एक बड़ा और स्टोरी था, और जो कांग्रेस कह रहे कि उनको किसी को प्रोटेक्ट करना था, कोई स्कूल के ट्रस्टीज या चेयरमैन उनको प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए इनको उड़ा दिया। तो डज इट हैव वेटेज? प्रदीप जी, मैं कहता हूं कि ऐसे होगा भी कि किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो जो मसला है, वो जो इंसिडेंट हुआ है कि अक्षय शिंदे ने अगर सर्विस रिवॉल्वर छीनना चाहा और उसके ऊपर उसने किसी पर अटैक किया है तो ये केस अलग हो गया है कि पुलिस ने रिटालिएट किया है, उसको रिप्लाई दिया है और गन का रिप्लाई गन से दिया है, तो उसकी भी तफ्तीश होगी ना। उसके लिए एसआईटी या सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो चलने दीजिए उनको। हमें आज की तारीख में अगर बात कर रहे हैं तो हम आगे जाके वुमेन प्रोटेक्शन लॉ कैसे उसको और मजबूत कर सकते हैं, और जो यहाँ पर मोलिस्टेशन और रेप केसेस हो रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर बात करनी चाहिए। बट डू यू थिंक आपने कहा क्लियर ये सब करने से क्राइम कंट्रोल में आता। वी वेलकम संजय द्विवेदी जी फ्रॉम यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना। संजय जी नमस्कार, द्विवेदी साहब नमस्कार। हमारे साथ हेमंत कामले जी हैं मनसे से, एमएनएस से, और आसिफ फारूकी साहब है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। हम वही चर्चा करते हैं द्विवेदी जी कि ये जो एनकाउंटर है, बुलडोजर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक हम पूरे एक सेक्युलर प्रकार के गाइडलाइंस पास नहीं करेंगे तो नॉन एसेंशियल डेमोलिशंस बाय बुलडोजर पर रोक लिया, एक स्टे कर दिया है। तो ये क्या बुलडोजर, हेमंत जी क्लियर कट है कि बोले कि बहुत इससे क्राइम कंट्रोल होता है। द्विवेदी जी आपका क्या राय है? यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना। मैं अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अभी दो हमारे जो थे बहुत बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में। तो उनको निकाला गया कि साहब उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिमांड में लिया गया। उसके बाद हॉस्पिटल के सामने जब पहुंचे वो, तो 3 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। 3 नवयुवकों ने उनकी हत्या कर दी। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, किसी का अब किसी के बहन बेटी माँ बाप वो तो क्राइम में शामिल नहीं है ना, वो क्राइम में शामिल नहीं। भले उनका पैसा उनके पास आता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं एक शिवसेना से अलग हटके, मैं राजनीतिक व्यक्ति न होकर बात करना चाहता हूं कि अगर हम किसी के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चलाने का अधिकार तो कानून देगा ना, कि हम कानून से ऊपर होकर अगर बुलडोजर चलाने लगेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या किसी सजा होनी है कि नहीं होनी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे उस समय जो माफिया मरे लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन मुझे दुख लगा इस बात का कि साहब कानून ही कहाँ रहा। अब किसी को हमें मरवाना है तो हम ऐसे मरवा सकते हैं उसको, तो उसमें ना कानून जरूरत है ना किसी चीज जरूरत है, जब चाहे दवा मरवा दीजिए। तो हमारा कहने मतलब है कि जो सजा हो वो कायदे से होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो बात कह रहा है
उस हिसाब से होनी चाहिए। अब हमारे जिन्होंने कसाव वगैरह थे, तो अगर ऐसी बात थी तो उनको भी रिमांड में लेके उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए थे। करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, क्यों किए उनके ऊपर? उन अपराधियों के ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे ना, थोड़ा बहुत पैसा नहीं खर्च हो रहा था। वो तो बिरयानी भी खा रहे थे, ये भी खा रहे थे, वो भी खा रहे थे, दुनिया भर की चीजें खा रहे थे, लेकिन उनका बाकायदा इंतजार किया गया, खिलाया गया, उनके ऊपर सिक्योरिटी लगाई गई, पूरी जेल के बाहर सिक्योरिटी रहती थी, और करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब कानून ने उनको फांसी की सजा दी, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। तो हमारा मतलब कहने का कि कोई क्रिमिनल है तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और उसका परिवार, तो उसको क्रिमिनल श्रेणी में अगर आप ले लेंगे और उसका मकान ध्वस्त कर देंगे, ये मेरी अपनी आत्मा कह रही है, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, एज ए शिवसैनिक नहीं। ये आप कोई 4 पुलिस वाले हैं और एक हथकड़ी लगी जो हाईकोर्ट ने कहा, तो हथकड़ी लगा व्यक्ति कैसे फायर कर सकता था, कैसे वो कर सकता था जो हाईकोर्ट ने कहा। अच्छा, दूसरा इनकाउंटर में एक बात कही गई है, इनकाउंटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नीचे के हिस्से में आपको गोली मारनी है, आपको कुछ डायरेक्ट हिट नहीं करना है, सर पे हिट नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो देखिए हम व्यक्ति हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो व्यक्ति एक व्यक्ति हो सकता दुराचारी है, उसको सजा देने का अधिकार मैं सोचता हूँ। अगर फास्ट एंड कोर्ट लगाइए भाई, उनका केस 2 महीने के अंदर खत्म कर दीजिए। मैं कहाँ से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ 10 साल 20 साल केस चले, उनकी ऐसी अदालत से सरकार बनाए। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, एकनाथ शिंदे जी कहा कि पुलिस के जो गन्स है वो शो पीस नहीं है। कामरे जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए। हमारे उबाटा के जो महानुभाव है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहीं पर भी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इनका जो कहना है कि फास्ट ट्रैक पर केसेस चलनी चाहिए। तो तेलंगाना में जो दिशा कानून जो पारित हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र में केसर अंधेरी में हुआ था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इसको शक्ति कानून को ये किया था, प्रपोज किया था। अब ये प्रपोज करने वाले थे अनिल देशमुख साहब थे उसमें, उस कमेटी में अशोक चौहान साहब थे, उद्धव ठाकरे साहब थे, सब थे उसमें, एकनाथ शिंदे जी भी थे। अब ये शक्ति कानून अगर आप पारित नहीं कर पाते हो, ये सभी पार्टियां मिलकर, तो महाराष्ट्र की जनता को आपने सुकून क्या दिया? यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको सुकून क्या दिया? क्या उनको राहत दी इसमें? तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियां हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, फिर वो शिवसेना शिंदे सेना हो, या उद्धव ठाकरे साहब की सेना हो, या कांग्रेस हो, या राष्ट्रवादी की दोनों पार्टियां, आप सब मिलकर अगर पिछले 10 सालों में अगर पावर में आते जाते रहे, तो ये शक्ति कायदा, अगर शक्ति कानून को आप पास कर देते, ये फास्ट ट्रैक पे 30 दिन में इसका ये करना था, आपको केस को क्लोज करना था, क्यों नहीं हो रहा है ये? आप लोग ही सब हो, हम तो पावर में भी नहीं है, हम तो बात कर सकते हैं, हम हमारा सवाल उठा सकते हैं लोगों के लिए। आप सब मिलके वहां पर सरकार चला रहे थे, तो इस शक्ति कानून को आपने पारित क्यों नहीं किया? द्विवेदी जी कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलिए। देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं बात कहता हूं, जब देश में दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जब जो भी अधिकार क्षेत्र रहेंगे वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, दिल्ली सरकार तुरंत अध्यादेश लाके उन्होंने फिर राज्यपाल को दे दिया। इसी तरह निर्भया कांड हुआ, अभी गुजरात में 11 लोगों को छोड़ के माल्यार्पण किया गया उनका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्ति जताई है। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार अगर 3 कानून जबरदस्ती लाके इनके लिए अपने किसानों के लिए लाके जबरदस्ती ला सकती है, उसके बाद वापस दे सकती है, तो इसके लिए कानून क्यों नहीं बना सकती है? एक कानून बनाए और उसमें लगे फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, जिस तरह चाहे बुलडोजर वाले जो बाबा हैं वो, या जो इस तरह के अपराधी हैं, दुराचारी जो हैं, जो इस तरह के जो दुष्कर्म करते हैं, मैं तो ऐसी कुछ सीख देनी चाहिए केंद्र सरकार को या प्रदेशों को कि जिससे लोगों में डर भय पैदा हो। ये ना हो पता चला आज ही हुआ, निर्भया कांड हुआ, इसके बाद फिर वही चालू हो गया, फिर वही चलने लगा। तो जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के महीने 2 महीने के अंदर डिसीजन लेकर उनको फांसी दे देंगे, तो जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो अवस्था महिलाओं संग हो रही है, जो महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, और जो महिलाओं के संग दिक्कतें पैदा की जा रही हैं कि मुश्किल चलना उनका है, या जो अपराधी बड़े अपराधी जितने हैं देश के, उनके खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। केंद्र सरकार लेके आए और पूरे राज्यों में लागू कर दे।
देखें कैसे नहीं होगा भाई, उसके लिए एक जज बैठा दीजिए, आप जज दे दीजिए कि साहब ये पूरे चीजों का निर्णय लेंगे, 2 महीने के अंदर लेना है। तो बिल्कुल देखिए, ये चीज भी एक तरीका हो सकता है। हम लोग जिस संविधान में बंधे हुए हैं, जिस कानून में हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग कानून को अपने हाथ में लेने का हम लोगों के पास अधिकार नहीं है कि हम लोग, अब चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई व्यक्ति हो इस देश का, जो संविधान में बंधे व्यक्ति हैं, अगर तो संविधान मानिए, संविधान नहीं मानना तो अपनी मर्जी से तानाशाही चलाइए, जो दूसरे तानाशाह चलाते रहे। तो तानाशाही का देश नहीं बनना चाहिए। ये मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि तानाशाही का देश नहीं है, ये देश है सभी का अपना देश है। अगर वो दोषी है, कानून संविधान में है, उसको सजा मिलनी है, चाहे उसने 2 काम किया, और उसको जब सजा मिले तो कम से कम 10-20 साल तक लोग ये चीज भूले ना कि साहब ये चीज करने से दिक्कत होती है। तो ये चीजें हमें सोचना पड़ेगा। आप मानसे के कोई बात नहीं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आज केंद्र में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार है, उनको सोचना पड़ेगा, जहां जहां सरकार उनको सोचना पड़ेगा। तो देश में एक ऐसा कानून लाए कि बुलडोजर बाबा ना बनना पड़े और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ना बनना पड़े, क्योंकि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आज जेल में भी है। आप बम्बई की जेलों में देख लीजिए, जो बात अभी आपने कही, वो भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके पास आता हूं। आसिफ जी, आज तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि नहीं सर, मैं जरा इसके ऊपर एक दो मिसाल दूंगा। हाँ बोलो। हाँ, क्या है सर कि मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा संविधान के लिए, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट या कोई भी हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, इस तरीके से कार्य करेगी तो ये न सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचेगा, ये खुद हमको आपको भी पहुंच सकता है, उस गवर्नमेंट को भी पहुंच सकता है। खुद देख लीजिए, हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ था, और अगर आपको याद हो, मैं बोलना नहीं चाहता कि किस किस्म का इल्ज़ाम था, और इसी संविधान ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने उनको बरी किया, और आज जो है इस देश के वो कैबिनेट होम मिनिस्टर है। उसी तरीके से आप फूलन देवी को ले लीजिए, फूलन देवी ने क्या आतंक मचाया था, क्या नहीं किया, लेकिन संविधान ने उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया दिया। और वही फूलन देवी जिसको डाकू, और हम तो स्कूल में थे तो क्या क्या नामों से उसको याद करते थे, और वो उसी पार्लियामेंट हाउस में उन शरीफ लोगों के बीच में आके बैठी, और किस इस संविधान का ही वो खूबसूरती थी, ये कानून की खूबसूरती थी कि जंगल की वो इतनी बड़ी डाकू और इतने लोगों को मार काट के ज़मीन के अंदर सुला देने वाली औरत, वो आके संविधान की रक्षा करने के उस मंदिर में आके बैठी, और इसी जनता ने और आपने, हमने, गवर्नमेंट ने और हर कोई ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मुझको लगता है कि संविधान की रक्षा करना न सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस देश के एक एक बच्चे की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इसमें ज़रा भी हम लोग कोताही कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे जनता हो, या कोई भी XYZ कर रहा है, तो उसके खिलाफ सबको मिल के एक आवाज़ होके हम लोगों को उठाना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए। आसिफ फारूकी साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये महाराष्ट्र मॉडल एनकाउंटर का, एकनाथ शिंदे जी का जो मॉडल है, फियर ऑफ लॉ, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, उसके लिए एक मिसाल है? लोग डरेंगे, एक भय का वातावरण होगा। बिकॉज कल ही वो ट्वीट करके जो 20 इंसिडेंसेस, 20 दिन में 20 बलात्कार का केस करे तेजस्वी यादव, ससाराम में होगा, चंपारण में होगा, बेगूसराय, मधुबनी, जहानाबाद, कैमूर, गया, 20 इंसिडेंट्स। क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए कि ऐसे कोई क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, हर लोग चिल्लाते रहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, वुमन क्राइम, तो ये एनकाउंटर एक महाराष्ट्र मॉडल बनके, एकनाथ शिंदे जी का मॉडल बनके, एक मिसाल के तौर पर एक फियर एलिमेंट, फियर ऑफ लॉ जरूरी है कि नहीं आसिफ फारूकी साहब? सर, मुझको लगता है कि बचपन में फिल्म देखी थी शोले, हाँ, तो गब्बर सिंह बोलता है, आप जो डराने के मॉडल बता रहे हैं ना, तो मुझको उसका डायलॉग याद आ रहा है कि 50 कोस दूर पे माँ बोलती है कि बच्चा सो जाना है तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वो लॉलेसनेस की आप बात कर रहे हैं सर, हम लोग कानून की बात कर रहे हैं, और आप कानून से डराइए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत ट्रेंड जा रहा है। इस किस्म की बातें हम लोग को चैनल पे भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग इनकाउंटर करके पब्लिक को बचाना चाहते हैं, ये काम हमारा नहीं है। आई थिंक हेमंत जी डिफर्स फ्रॉम यू। हेमंत जी, आपसे, हेमंत जी बोलिए हेमंत जी।
मैं डिफर नहीं कर रहा हूँ फारूकी साहब को, मैं कोई डिफर नहीं कर रहा। मैं ऐसे एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर फारूकी साहब अगर संविधान के हित में है और कानून के हित में है और हमारे वादा के जो सहयोगी है वो भी उसके हित में और मैं भी हित में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई कानून जो महिलाओं और जो बच्चों के रक्षण में आता है या कोई भी कानून जब समाज के हित में आता है, तो मुझे लगता है कि आप अपोजिशन में हो या आप पावर में हो, सब मिलके उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सेप्टेड। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हम उसका विरोध करें। कानून ऐसे करना चाहिए, गैर कानून ऐसे तस्वीर बार हुआ है कि जब कोई कांग्रेस कोई अगर अच्छा कोई कानून लेके आती है, आप बताइए ना कि जब कंप्यूटर जब आया था, जब कंप्यूटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, बराबर है। आज की तारीख में उसका पूरा श्रेय लेना चाहते हैं बीजेपी। वही सेम टाइम पर ऐसे कितने कानून अब पारित हो रहे जो देश के हित में हो रहे हैं, लेकिन इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। जब तक आप इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से परे नहीं रखोगे, उससे दूर नहीं रखोगे, तो ऐसी एक समाज, ऐसी अच्छी समाज व्यवस्था बनने जा रही है और हम उसको सिर्फ पॉलिटिक्स के लगन विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जब कानून पारित होते हैं, ऐसी जब समाज व्यवस्था, अच्छी समाज व्यवस्था बनने के लिए कुछ अच्छी बातें होती है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं कानून की बात सबसे कोई भी उससे मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो जो संविधान, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान मुझसे नहीं शुरू होना चाहिए, संविधान देश से शुरू होना चाहिए, संविधान समाज से शुरू होना चाहिए। फारूकी साहब, you want to reply to that or should I come to the next question? Because एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कामराज हेमंत जी, गडकरी साहब ने एक प्रकार से आलोचना किया महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा कि देखो लाड़की बहन स्कीम इस पूरे फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारा सब्सिडरी एक्टिविटीज है, वो फंडिंग बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद एक विवाद सा शुरू हो गया, बिकॉज गडकरी जी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, गडकरी साहब सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका इस प्रकार से महाराष्ट्र के फाइनेंशियल सिचुएशंस पे कमेंट करना, कामराज हेमंत जी आप कैसे देखते हो उसको? हाउ डू यू सी दैट? नहीं, इससे हम तो इससे सहमति दर्शाते नहीं है। हमारे राज साहब ने भी इसको विरोध किया है। देखिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा आज महाराष्ट्र में, मतलब आप अब हम स्क्रीन में अगर 4 लोग महाराष्ट्र से हैं, अब महाराष्ट्र से यहाँ पर बैठे हैं, तो हर एक के सर के ऊपर आपने कर्जा लिया हो नहीं लिया हो, 70 से 75 हजार का कर्जा आपके सर पर है। जब 2014 में जब कांग्रेस से इन्होंने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार से जब बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट ने यहाँ पर चार्ज लिया था, तो करीबन 4 लाख 35 हजार करोड़ का कर्जा था। आज हम 8 लाख करोड़ के ऊपर गए हैं, सिर्फ कर्जा है हमारा। और ऐसे समय पे आपके तिजोरी में कुछ पैसे बचे नहीं है और आप 45 हजार करोड़ से ज्यादा पैसे अब लाड़की बहन की आई है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत पवार की है या एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना है, अगर इनको लाड़की बहन ये सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है आने वाली इलेक्शन के लिए, तो ये पैसे वो अपने अपने जो पार्टियों के जो ट्रेजर रहेंगे उसमें से दे, ना कि हमारे टैक्स से जो जमा पैसे हुए उससे दे। तो गडकरी साहब तो मैं पूरी तरह समर्थन करता। और ये कोई भी चीज हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, तो उसमें जो सुविधा बनेगी वो हमें दीजिए, ये फ्री में देने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को रोजगार दीजिए। आप यहाँ पर बोलते हैं कि लड़का भाव हम उनको अप्रेंटिसशिप देंगे और उसमें अब जॉब तो दीजिए। जो फिर पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो गाँव में जाते थे और बोलते वहां पर आकर डिक्लेयर करते थे 1.5 लाख करोड़ के आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए और 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पर रोजगार आएगा। कहाँ गए रोजगार? अब एकनाथ शिंदे साहब की एक कमेटी जाती है, दावोस में जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, वहां पर इतना रोजगार आएगा। रोजगार कहाँ गए? और फिर इस तरह से 1,500 रुपए आप ये वोट खरीद रहे हो आने वाले इलेक्शन के लिए, लाड़की बहन की ये स्कीम हो या फिर आपके लड़का भाउचर, ये सब वोट खरीदे। राशन तो, स्कीम भी सर इनकी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं सर, वो भी नुकसान कर रही है। नहीं, सब आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट हो या अभी की गवर्नमेंट हो, ये जो फ्री में देने की है ना, ये इसके लिए पहले फिर पब्लिक के कंसेंट लो। आप किसानों का कर्जा मत माफ करो। वो किसान जो
फसल जो पैदा करता है ना, उसको अच्छी तरह रेट दो, तो आपको कोई उसका जो कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है। उसको बिजली दो, उसको कर्जा लेने की और देने की जरूरत नहीं है, उसका कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज जो आप लेके आते हो ना, जो भी पार्टियां जो स्कीम लेके आती है, जो पावर में आते हैं, ये फ्री देंगे, क्यों फ्री दे रहे हो? किसको पूछ के दे रहे हो? अगर फ्री देना है, आने वाली 2 महीने की इलेक्शन है, इसके लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जो गवर्नमेंट अभी है, जिसको अभी सिर्फ वोट के लिए अगर 1,500 रुपए देने, तो अपने अपने पार्टी के फंड से दे, ना कि महाराष्ट्र की तिजोरी से। हम पूरा विरोध करते हैं इसका। आसिफ फारूकी साहब, मैं आप पे आता हूं द्विवेदी जी से पहले जाने से पहले। आपका भी स्कीम राहुल गांधी जी ने बहुत प्यार से महालक्ष्मी योजना अनाउंस कर दिया था, 1 लाख रुपया एक महिलाओं को देंगे, तो ये 8,500 के आसपास वो खर्चा आता था सरकार पे। ये शायद किसी सरकार ने अब तक नहीं किया। लाड़की बहन तो सिर्फ 1,500 रुपए थे, राहुल गांधी जो 8,500 रुपए की बात कर रहे थे फारूकी साहब। तो अगर राहुल गांधी जी अगर कहता है कि आपको लग रहा है कि वो ठीक है, मगर अगर महिला को अपने पैरों पे खड़े करने की स्कीम लाई है सर, महालक्ष्मी योजना फोकट में 8,500 रुपया हर महीने उनको देंगे, ऐसे स्कीम था। लकीली जो भी है, आप सरकार सत्ता में नहीं आए तो वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन सर वो उनको अपने पैरों पे खड़े करने वाली स्कीम है ये, न कि सिर्फ उनको खर्चे के लिए दी जा रही है। जो बीजेपी की जो स्कीम है, जो उनकी ये है कि 1,500 रुपये, जैसे अभी कामले साहब ने कहा कि वो वोट खरीदने वाली स्कीम है। 1,500 रुपए दे के इलेक्शन का वक्त महालक्ष्मी स्कीम भी वही था फारूकी साहब, महालक्ष्मी स्कीम भी वही था, 8,500 रुपया आप देने वाले थे। एक मिनट कामले जी से कुछ बोलना चाहते, फिर वापस आपके पास आता हूँ। 8,500 8,000 हम लोन दे रहे थे सर उनको। एक मिनट कामले साहब कुछ बोलना चाहते। हेमंत जी बोलिए। फारूकी साहब, अगर ये, मैं तो कहता हूं कि ये वोट खरीदने वाली स्कीम है आपकी, जो जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पर आप रोजगार के लिए 8,500 दे, और वहां की महिलाओं को आप सक्षम बना के एक मॉडल पूरे भारत को दीजिए। आपके पास है ना गवर्नमेंट, आपकी जहां पर गवर्नमेंट, वहां पर स्कीम करे और महिलाओं को सक्षम करके दिखाइए, ताकि बीजेपी वालों का जो झूठ है, वो झूठ का गुट पानी का पानी हो जाए। देखिए, आप अगर आपकी पार्टी गलती करिए तो उसको भी मानिए, उसका भी विरोध करिए। ये गलत ट्रेंड नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह से भारत के ऊपर कर्जा है, आज की तारीख मैंने कहा कि आपको 8 लाख करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है। पूरे भारत के ऊपर कितना कर्जा है? 1.85 ट्रिलियन हमारा कर्जा है। आप समझिए बात को। तो इतना कर्जा लेके अगर हम युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, हम किसानों को, उनके किसान हमारी आत्महत्या करें। पिछले फारूकी साहब और साहब का मैं नाम भूल गया, द्विवेदी साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आपकी पार्टी को हम लोग के साथ में आ जाना चाहिए। नो डाउट हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन आपके ख्यालात हम लोग से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं सर। मेरे ख्याल से आपको भी हम लोग के साथ में आ जाना चाहिए, और हम लोग विद इन पार्टी फाइट करेंगे। और बीजेपी को बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआत बीजेपी करती है गंदगी की वाली चीज है। किसके साथ जाना है, किसके खिलाफ जाना है, ये तो बात अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 20 सालों में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। तो पिछले 20 सालों में 2014 से लेकर 24 तक आप भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए अलायंस है। तो उसके पहले के जो 10 साल थे, 2004 से लेकर 2014, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें एनडीए आपकी यूपी की हमारे लीडर ने आप मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फार्मर के लिए बात कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पूरी बात कर रहे हैं सर। एमएसपी की राहुल जी ने ये अभी बहुत जोर से ये बात कही है कि हमको फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस करना चाहिए, ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचे, उसको फसल का कम से कम उसको प्राइस मिलना चाहिए सर। फारूकी साहब, जिस स्टेट में या जब देश में गवर्नमेंट इलेक्शन चलती है, तो राहुल गांधी जी भी कुछ बोलते हैं, फिर मोदी जी कुछ बोलते हैं, फिर और जब इलेक्शन हो जाते हैं इनकी भाषा बदलती है। संविधान के संरक्षण में आपने कहा संविधान खतरे में है, इलेक्शन हो गई, उन्होंने कहा कि आरक्षण हम हटाएंगे। अब देखिए ना कि जब वक्त की बात हो, आपका जब मतलब निकल गया तो आपकी भाषा बदलती है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो पार्टी को, अगर पार्टी को पावर में आना है, तो उस तरह के लालच दिए जाते हैं,
फिर राहुल गांधी जी कहते कि अब 8.5 लाख देंगे, 8,500 देंगे। फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनकी गवर्नमेंट के अब 1,500 महीने का देंगे। 10,000 अभी इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, 10,000 और आने वाले जनवरी तक उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। 10,000 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 10,000 10 लाख स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स। हेमंत जी, द्विवेदी साहब, द्विवेदी जी, क्या ये जिस प्रकार से देखते हो आप गडकरी साहब कह रहे हैं कि खजाने में पैसा नहीं है, उद्धव जी मगर आलोचना किया, संजय राउत आलोचना किया नितिन गडकरी जी के कि आप वहां पर क्या कर रहे हो। द्विवेदी जी बोलिए, ये योजना क्या गरीबों को मिले तो फायदा नहीं है गरीबों का? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ भी नितिन गडकरी जी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे भाषणों में जो ये हम लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी दी जाती है, उसके लिए उन्होंने नौजवानों से कहा कि साहब नौजवानों को नहीं लेनी चाहिए। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि वो कहते क्या करते क्या। कभी सियोल जाएंगे 2015 में तो वहां कहेंगे साहब इस देश में पैदा होना गुनाह हो गया, इस देश में पैदा नहीं होना चाहिए था 2014 से पहले। तो वही पार्टी आज है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, इस तरह घोषणाएं किसने की थी? जो ख्वाब 2014 में से पहले तो किसी ने नहीं दिखाए। 2014 के बाद जो ख्वाब दिखाए गए कि साहब हम 2 करोड़ नौकरी पर कर देंगे, 15 लाख रुपए हम देंगे, और हम ये नोटबंदी कर रहे हैं, पूरा आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, और हम पूरे भ्रष्टाचारी को पैसा पाव यहाँ पे आ जाएगा, तो तमाम और चीजें ऐसी कहीं। तो ये किसने कहा? ख्वाब कौन दिखा रहा था? मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अब तो फिर एनडीए गारंटी हो गई, 10 साल तक मोदी गारंटी चलती रही। तो ये ख्वाब दिखाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया कि आइए देखिए मैं ये करने जा रहा हूँ, आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, पूरा जितना स्विच बैंक में पैसा जमा है वो सब इस देश में आ जाएगा। आज तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, आज तक कोई पैसा नहीं दिखाई पड़ा हमको कि कोई पैसा का स्विच बैंक से आ गया हो वापस। तो ये चीजें देखिए, सारे लोगों को वापस लेके आ रहे थे, एक को भी नहीं लेके आया उन्होंने, बल्कि कुछ लोगों को तो भगाने में मदद की, ऐसा खबरें आई सर। नहीं, दूसरा क्या है, यहाँ पे जो उद्योगपति जो बहुत नीचे पायदान में थे, आज वही उद्योगपति बन गए विश्व के 3 नंबर के। जो उद्योगपति कभी जिनको काम विदेशों में नहीं मिलता था, जो लोग हमें नहीं मालूम भाई, हम तो उनके पीछे पीछे जाते नहीं है कि उनके पीछे पीछे उनका प्लेन अलग चलता था, पीछे 2 प्लेन और चलते थे, और जाके जिस देश में जा रहे हैं उस देश में वहां बातचीत भी होती थी। तो जब अगर वो यही बातचीत करने जाते हैं तो देश का काम कब करते हैं, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह के जो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हो या झूठी वार्ता करने वाले प्रधानमंत्री हो, नहीं कहना चाहिए, संवैधानिक बात है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्विवेदी जी, मैं आपको उनका रिपोर्ट कार्ड पढ़ाता हूं। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम द होल वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, 3rd लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री, 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो ये क्या उपलब्धियां आप जो मोदी जी गिना रहे हैं? प्रदीप जी जुमलेबाजी है सर, जुमलेबाजी। एक मिनट आसिफ जी, एक मिनट। प्रदीप जी, रेलवे लाइन कितना छोड़ के गए थे? रेलवे लाइन कितना छोड़ के गए थे अंग्रेज लोग? अब आज किस स्थिति बन गई? उसी के लोग थोड़ा विस्तार कर दिया, ले लिया अपने ऊपर। सड़कें या आपके जितने ओवरब्रिज बने हैं, क्या बन नहीं रहे थे? बम्बई में तो पहले ही बन गए थे, उसके बाद पूरे देश में बने, सड़कें बनी, उन्हीं को उन्होंने विस्तार कर दिया, बता दिया हमने कर दिया ये है। तो ये चीजें कहना गलत है। 2014 से पहले सुई से लेके हवाई जहाज बनने लगे थे, सुई से लेके हवाई जहाज बन रहे थे, IIT बनी थी, सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए जिनको ये बेच रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रम बेचने का इनका अधिकार क्या है? जो फायदे में चल रही है सार्वजनिक उपक्रम, उनको ये बेचे दे रहे हैं। BPCL, एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, सब तो ये बेचे दे रहे हैं। GST है जो लगी है, GST दही दूध स्वास्थ्य में, जो स्वास्थ्य में कभी ऐसी सरकारें नहीं आई 10 साल में कि स्वास्थ्य जो दवाएं हमारी हैं, कैंसर की हो या और जरूरी दवाएं हैं, उनमें GST लगा दिया, उनमें GST लगा दिया है सर। तो ऐसा प्रधानमंत्री शायद किसी देश ने देखा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रदीप जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में इनका वित्त मंत्री पते पर, मैं नहीं कह रहा हूँ,
मैं संवैधानिक पीठ जो बैठी थी उसने टॉल फोन का संदर्भ मैंने कह दिया। और बंगलुरु में तिलक नगर जो थाने में मुकदमा दर्ज हो रहा उसमें जेपी नड्डा जी वित्त मंत्री, बताइए वित्त मंत्री, बुद्धा स्कैम भी है द्विवेदी जी, बुद्धा स्कैम, बुद्धा कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया वित्त मंत्री देश की जबरन वसूली में फंस जाए, भले उन पे कुछ ना हो क्योंकि सरकार इनकी है, भले कुछ ना हो, लेकिन अगर कोर्ट को कहना पड़ा कि साहब जबरन वसूली में वित्त मंत्री शामिल है, जेपी नड्डा शामिल है, तो क्या इनको दोबारा तिवारा मंत्री बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था क्योंकि सबसे बड़ी गैंग लीडर तो यही है इसके माने। मैं हेमंत जी से पूछता हूं, हेमंत जी कुछ बोलना चाहते थे, फिर आसिफ भाई आपके, हेमंत जी बोल रहे थे आप कुछ? No, I am very much happy and I am very surprised that very good bond between Congress and Uddhav Thackeray Sena, because they have now realized that what mistake BJP have done. See, कैसे है ना कि 2014 से लेके 2019 तक तो शिवसेना और बीजेपी साथ में थी। हम कुछ बातें जो गलत थी हम उसको गलत कह रहे थे, तभी तो शिवसेना कुछ बात नहीं कर रही थी। देखिए अभी कैसे है कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है और नीति आयोग में पिछले डिबेट में मैंने आपसे वो सब जो आंकड़े थे आपके सामने रखे थे। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 24 करोड़ 31 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए, मतलब वो गरीब से अब सक्षम हो गए, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में आ गए। अब देखिए सेम टाइम पर जब हम वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो हंगरी में हम 197 जो देश है 170 उसमें 146 स्टैंड करते हैं। तो ये जो आंकड़े आपने जो उनकी उपलब्धियां गिनाई ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक वर्ग है जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। कहीं कैपेसिटी तो अगर सोचना है मोदी जी हो राहुल जी हो, ये सब इलेक्शन के पहले सपनों के सौदागर होते हैं। तो सपने कोई सौदागर सपना दिखाते कि 15 लाख दूंगा, फिर वो कहते हैं कि स्विस बैंक का पैसा लेके आऊंगा, फिर वो कहते हैं कि भाई मैं अंडरवर्ल्ड के जो भी उनको यहाँ पर घसीट के लेके आऊंगा, बहुत सारे 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, ये कुछ होता नहीं है। तो राहुल जी हो, मैंने तो पहले ही कहा ना आपसे, शायद द्विवेदी तभी ज्वाइन नहीं हुए थे, मैंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही कॉइन के 2 पहलू है, एक ही कॉइन के। तो क्योंकि जब ये अपोजिशन में जाते हैं तो ये चिल्लाएंगे और वो जाएंगे पावर में तो ये चिल्लाएंगे। तो बात ये है ना कि जो हमें ये मजहबी और कौमी मामलों से हटकर कहीं ना कहीं किसानों पर बात करनी पड़ेगी, किसानों के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें रोजगार पर बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें महिला सुरक्षा पर बात करनी पड़ेगी। अब जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो द्विवेदी जी और फारूकी भाई, आपको मैं याद दिला दूं कि 2014 के पहले का बीजेपी और शिवसेना का कैंपेन का था महाराष्ट्र के लिए, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, वो क्या था? वो शिक्षा पर थे, वो रोड के हालात थे उस पर थी, ये रोजगार पर थी, जो किसानों के प्रॉब्लम थे, कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए 2014 से लेकर 2024 तक। 10 साल में आप सभी आलट पलट कर सत्ता में आए, लेकिन आप ये चारों पार्टियां किसी ने इस पर कोई सोल्यूशन नहीं दिया। ये मुद्दे वैसे के वैसे, आप किन मुद्दे पर लड़ते हो? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो द्विवेदी जी आपकी पार्टी जब पावर में थी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जब गवर्नमेंट पावर में थी, 1 मिनट, तो एंटीलिया के सामने जिलेटिन रखा गया था, उसमें तो पुलिस के आला अफसर उसमें शामिल थे, तो तभी लॉ एंड ऑर्डर तभी भी खराब ही थी। वो मनसुख क्या था उनका नाम, जिनकी मर्डर हो गई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो कहीं ना कहीं 4 उंगलियां, एक उंगली आप अपनी दूसरे की तरफ, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी है। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बाजू पर रखिए, कहीं ना कहीं इंसान की तरफ तो सोचिए, इंसान की तरफ तो सोचिए, इंसान की तरह तो सोचिए कि इन सब मामलों का कहीं ना कहीं जड़ से हमें खत्म करना है। तो एक साथ मिलकर काम करना है, कहीं तक जाकर कहीं जो भारत जो है महाशक्ति बनेगी। नहीं तो सपने के सौदागर जो गरीब जनता है उनको सपने दिखाएंगे, 1,500 देंगे आपके अकाउंट में। वो शिवराज चौहान जी ने उधर 1200 रुपए लाडली बहन को दिए,
यहाँ पर एकनाथ शिंदे साहब लाड़की बहन को दे रहे हैं, फिर लाड़का भाऊ को दे रहे हैं, और इलेक्शन होने के बाद वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि नई जो अगर ये गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो वो पहले 6 महीने तो वही रोएगी कि हमारी तिजोरी तो खाली है। तो इस पॉलिटिक्स से हटकर हमें सोचना पड़ेगा और जनता के लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई प्लान है, कोई ब्लूप्रिंट है तो बोलिए, नहीं तो हमारे पास तो ब्लूप्रिंट रेडी है महाराष्ट्र के लिए। ब्लूप्रिंट तैयार है द्विवेदी जी, इनके पास ब्लूप्रिंट तैयार है। आपके हाथ भी एकदम साफ, क्लीन, नॉट क्लीन है, जो बोले दूध से धुले हुए नहीं है। तो सचिन वजह हो गए, बोलिए। बिल्कुल धुले हुए हैं, हमारे हाथ बिल्कुल धुले हुए हैं। जो गठबंधन हुआ था वो माननीय बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुआ था। उस समय गठबंधन कोई मतलब ही नहीं जानता था कि गठबंधन कहते किसे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी थी नहीं, महाराष्ट्र में उनको जरूरी था आना। तो माननीय बाला साहब ने हृदय को बड़ा करते हुए, अपने दिल को बड़ा करते हुए इनसे गठबंधन किया और ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र तक सीमित, हम महाराष्ट्र में रहेंगे, लेकिन बाहर हम आपकी जो पूरे देश प्रदेशों में हम आपकी मदद करेंगे। हम लोग तो इसके भुक्तभोगी है कि इतना बढ़िया संगठन था, बिहार में था, मध्य प्रदेश में था, लेकिन चूंकि बाला साहब ठाकरे ने एक वचनबद्ध थे वो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो तो हम लोगों की मुलाकातें जब भूतो जी से हुई, हमने कहा साहब इनसे गठबंधन करने का मतलब है अपनी पार्टी खत्म करना। आज अब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, महामहिम जी और हमारे अमित शाह जी हैं, ये पार्टी खत्म कर देंगे। तब कहीं मीटिंगें हुई हैं, तब ये निर्णय लिए गए। तो 2014 में पहले हटाया गया, फिर 2019 में हम लोग गठबंधन नहीं किया। देखिए उसका नतीजा क्या हुआ, और इनका संगठन उन्होंने तोड़ ही दिया। जो संभावनाएं श्री संतों में थी, तो वो संभावनाएं इन्होंने पूरी कर दी। तो ये मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मनसे प्रवक्ता जी को कि उद्धव ठाकरे ने इनसे गठबंधन इसीलिए तोड़ा है कि हम इनकी नीतियों से, इनके सिद्धांतों से हम समझौता नहीं कर सकते थे। कभी पीडीपी के पास चले गए, कभी वो चले गए मायावती जी के पास चले गए, कभी जनता दल पासवान के भाई संग चले गए, कभी पासवान के भाई को छोड़ के उनके बेटे के साथ आ गए, कभी अपना दल में दो फाड़ करा दिए, तो कभी किसी संग चलेगा। उत्तर प्रदेश अनुप्रिया पटेल के दो फाड़ संगठन करा दिए। तो इनकी तो अभी वहां पे क्या हुआ, तब मैंने वहां पे तो एक पार्टी खत्म कर दिया। उड़ीसा में कहाँ पे खत्म कर दिया, उड़ीसा में मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ बीजू जनता दल के साथ ये बराबर संग में रहे। अब इन्होंने उनसे, जबकि इनके जो 10 MP थे, जो राज्यसभा में थे, उन्होंने कितने इनके बिल पास करा, लेकिन उसको भी इन्होंने छोड़ दिया, अकाली दल को छोड़ दिया। अकाली दल के मंत्री ने कहा कि कानून वापस ले लीजिए, तीनों कानून गलत हैं, मैंने पढ़ा है, और कानून वापस नहीं लिए। जब देखा 700 लोग बलिदान हो गए और इनको लगने लगा कि मेरी वोट बैंक की राजनीति चौपट न हो जाए, तो भैया भारतीय जनता पार्टी जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसको देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करनी है। इसीलिए उसने अडानी जैसे उद्योग मित्र अपने बना दिए, जिनको राजस्थान में बिजली पावर का ठेका मिल रहा, जिनको मध्य प्रदेश में मिल रहा है, और पूरे देश में जहां जहां ठेके जरूरत है वो हर जगह उनको ठेके मिल रहे हैं। रूल बदले जा रहे हैं, जो ठेके देने के अंदर जो आती दिक्कतें आती हैं कि अडानी को कैसे दिया जाए या किसी दूसरे उद्योगपति कैसे दिया जाए, उसमें रूल सब्सिडाइज कर दिए जाते हैं, रूल बदल दिए जाते हैं, और साहब इनका चेहरा सामने आ जाता है। तो क्या पूरे देश में इनके अलावा कोई नहीं है, इनके उद्योगपति कोई नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम होना है तो वो भी गुजरात से लोग आ रहे हैं ठेकेदार, मध्य प्रदेश में कोई काम होना वो भी गुजरात से ठेकेदार आ रहे हैं, बिहार में कोई काम होना वो भी ठेकेदार। अभी कितने पुल गिरे अभी, और रेलें ड्रिल हो रही है। क्या रेल मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है ये? जबकि उन्होंने उसमें वो भी लगाया हुआ है कि मतलब इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। वो कहाँ चला गया? देखिए हवाबाजी में राजनीति करना, हवाई कहना बहुत बड़ी बात, लेकिन देश में जो बड़ी बात हमारे मनसे प्रवक्ता जी ने कही, सभी लोगों के एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन सभी आ नहीं सकते क्योंकि ईडी इनके अंडर में, सीबीआई इनके अंडर में, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, अनिल देशमुख जी जेल जाएंगे, संजय राउत जी जेल में जाएंगे। इनके साथ जो नहीं आएगा, जो भ्रष्टाचारी, खुद पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार का है। प्रफुल्ल पटेल 300 करोड़ की उनकी संपत्तियां वापस हो गई, क्यों? उन्हें मंत्री बनना था। तो इस तरह जब देश में राजनीति चलेगी
द्विवेदी जी, मैं पहले आसिफ फारूक, हेमंत जी पहले आसिफ फारूकी जी का। आसिफ जी आप, सुप्रिया सुले जी कह रहा है कि पुणे से 50 इंडस्ट्रीज चले गए, पुणे एमआईडी से तो 50 इंडस्ट्रीज निकल गए। एकनाथ शिंदे जी ने आंकड़ा दिया है कि पिछले 2 साल में 7 मेजर इंडस्ट्रीज 82,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया है। नाम गिनाए, आरआरपी सेमीकंडक्टर, जेएनडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी, अवांडा इलेक्ट्रोड, परनोड, रिकार्ड, यानी मगर आप हमेशा अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी बोलते रहते हो। एक तो पलायन हुआ नहीं इंडस्ट्रीज का, दूसरा इंडस्ट्रीज यहां पर आए, एकनाथ शिंदे जी का कहना, देव फडणवीस का कहना है। फारूकी साहब सर, ये जुमलेबाजी है। ये प्रैक्टिकली कोई भी, जितनी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री ने सिर्फ अपना जाहिर किया है, ये खींच के उनको लाना चाहते हैं। इंडस्ट्री कुछ चालू नहीं हुई है। उससे पहले मैं जरा हेमंत जी की चंद बातों पे, हाँ बोलिए हेमंत जी, हाँ बोलिए, वो बात करना चाहता था। हाँ, हाँ। उन्होंने बात की है डिफरेंसेस की, कि राहुल जी इस तरीके से बोलते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी भी जब सत्ते में रहती है तो अलग बात करती है और वैसे अलग बात करती है, और हेमंत जी की पार्टी के पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है। तो मैं वेलकम करता हूं हेमंत जी को, और मुझको लगता है कि ब्लूप्रिंट हर पार्टी तैयार करती है, उसके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं और वो अपने प्रोग्राम के तहत जनता के बीच आती है। लेकिन वो जो चीज़ जनता को पसंद हो वो चीज़ पार्टियां लाती हैं और उस तरीके से उनको वोट मिलते हैं और वो अपने एमपी एमएलए चुनते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की जाए तो भाइयों के अंदर रहता है, फैमिलीज़ के अंदर रहता है, आपस में दोस्तों के अंदर रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियस पार्टी है। आप खुद देख लीजिए कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, इस देश के लिए दी हैं। इस देश के कुछ गद्दारों ने उनकी जानें ली हैं और उसके ऊपर कानून कायदे की तरह से चला। तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ जुमलेबाजी में बिलीव करते हैं। उन्होंने सीरियस काम किया है। इसी तरीके से इस वक्त हमारा नौजवान लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने जितनी बातें फार्मर्स के लिए की हैं, इस देशवासियों के लिए की हैं, डाउन रिडन वालों के लिए की हैं, वो आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन उनको इतना सपोर्ट मिला है और जिस तरीके से उनको ताकत मिली है, उस ताकत के भरोसे जिस तरीके से वो क्लीन बात करते हैं, मुझको लगता है कि नहीं 100% सही, 90% वो आदमी बिलीव करता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करेगा और देश की जनता को मेरे ख्याल से उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं हेमंत जी से यही बात करूँगा कि सर, कांग्रेस पार्टी बहुत ही सीरियसली अपने मुद्दों को देखती है। वो सिर्फ हंस के रूल नहीं करना चाहती है, बल्कि उसने अपने 2 बहुत ही प्यारे, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उनकी जानें गंवाई हैं, खोई हैं। और राहुल गांधी के तो वो घर के लोग थे, उनकी दादी थी और उनके फादर थे। तो वो सीरियस इस किस्म से कि भाई बातें करते हैं, मुझको लगता है कि आप उसको सोचिएगा हेमंत जी। हेमंत जी बोलिए हेमंत जी बोलिए। फारूकी भाई, मैंने जो बात कही ना, वो अब के जो इस इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने जो आश्वासन दिया था ना, जो 8,500 का या 1 लाख का, जो भी चीज कर रही थी, मेरी बात उस पर चल रही थी। मैं जरा द्विवेदी जी ने तो डिबेट में ही पूरा चुनावी भाषण दे दिया। उन्होंने पूरे मुद्दे चुनाव में खड़े रह रहे एक ही बार, मतलब कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ रहे, इतना तो एकदम कंफर्म हो गया। मेरी बात तो उनसे ये थी ना कि भाई बीजेपी जिस तरह से पार्टियों में खत्म कर रही, ये तो आपको अब पता चला क्या? शुरुआत में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हो, फिर आसाम की आसाम गण परिषद हो, ये सब पार्टियां गायब होगी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या हुआ, या शिवसेना। आपको जब आपके घर तक पहुंच गए ना, तब पता चला। 2014 में आप लोगों ने तो इलेक्शन अलग अलग लड़े थे, फिर आप एक साथ आ गए, फिर 2019 तक साथ में रहे, फिर इलेक्शन साथ में लड़े, फिर कांग्रेस को गालियां दी, राहुल जी को क्या क्या कहा, सब वीडियो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अपने शरद पवार जी के बारे में आपके उद्धव ठाकरे साहब और संजय राउत साहब क्या बोले, वो भी अवेलेबल है। मैं बात ये कहता हूं कि अगर आप गद्दार शिंदे साहब को अगर गद्दार कहते हो, मैं उनके पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन लॉजिकली बात करें,
अगर गठबंधन शिवसेना और बीजेपी का था, गठबंधन वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी का था, जो मैंडेट मिला था वो मिला था शिवसेना और बीजेपी को। आप अगर शिंदे साहब को गद्दार कहते हो तो उद्धव ठाकरे साहब ने किसका कंसेंट लिया था कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने पर आप कौन से सेक्युलर हो गए या कांग्रेस और राष्ट्रवादी इसके शिवसेना के साथ आके हिंदुत्ववादी हो गए? क्या रोल क्या बदला आपका? आप बताइए। आप अगर ये कहेंगे कि आपकी पार्टी खत्म हो रही थी इसलिए आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए गए, साथ में गए, वो तो आपके पार्टी का प्रॉब्लम था ना। लेकिन जिन 90 लाख लोगों ने शिवसेना को और 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने बीजेपी को जो वोटिंग किया था 2019 के इलेक्शन में, आपने उनका कंसेंट लिया था, तो गद्दार को आप लोग हो गए। आपकी पार्टी के जो चीफ थे, अगर आपकी पार्टी टूटती तो आप बोलते थे गद्दार है। आपने हमारे पार्टी के 6 से 7 में से 6 कॉर्पोरेटर जो चुराए थे, तो आप बोलते हो कि 50 करोड़ लेके एक एमएलए तोड़ा, तो आपने हमारे कॉर्पोरेटर जब तोड़े थे तो कितने पैसे दिए थे? कैलकुलेशन तो आपके पास भी होगा ना। आपको कैसे पता चला 50 करोड़ लिए उन्होंने? बात एक है ना कि बात जब उसूलों की आती है ना, तो उसूल सिर्फ अपने लिए होते हैं क्या? आप उसूलों की बात करते हैं तो समाज के लिए उसूल होने चाहिए। आप अगर इस पॉलिटिक्स को प्यूरिफिकेशन करते हैं, मैं राहुल गांधी जी को मानता हूं इस बात पर। अगर वो आदमी अगर सच्चे दिल से बात करता हो, एक ना एक दिन उसकी बात सच लगेगी। इस देश की जनता को सच अगर उनका सच अगर लोगों के जहन में उतर गया तो एक दिन वो उखड़ फेंकेंगे। राज ठाकरे साहब जिस तरह से जो सच की बात कहते हैं, एक ना करेंगे। हम आरक्षण के ठीक तरह से कहते हैं, हम हमारा पक्ष रखते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आप आरक्षण तो हम पॉइंट है। लेकिन आप जो 4 पार्टियां मिलकर यहाँ पर मराठा समाज को जिस तरह से लुभा रहे हो कि आरक्षण मिलना चाहिए, आप सब लोग सब पार्टियां पावर में आके गई ना, तो रोका किसने? मैं इस बात पर आपका ऑब्जेक्शन करता हूं कि आप लोग जो है ना, जो सपनों के सौदागर बनते हैं इलेक्शन के पहले, वो बंद कर दीजिए। लोगों को एक्चुअल फैक्ट बताइए और उस पर वोट मांगिए। आपके पास प्लान होना चाहिए। जैसे हमने अभी वर्ली में हमारे संदीप मिश्रा ने कहा वर्ली विजन रखा, आप महाराष्ट्र विजन रखिए, हमारे पास विजन रेडी है। चुनावी मुद्दे मत बनाइए और फ्री देने की बात मत करें। मतलब हाथ जोड़कर विनती करता हूं, फ्री देने की बात मत करिए कि ये फ्री देंगे, वो अगर देना है तो आपके पार्टी फंड से दीजिए, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ट्रेजरी से। जवाब दीजिए। हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनका जवाब दे देता हूं। ये बहुत स्पष्ट समझ 2019 का पूरा जो चुनाव हुआ वो पूरा अपने दिमाग में लाइए। दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों लोग अपने दिमाग में लाए, आप भी लाइए। जितने बार राज्यपाल से फडणवीस जी मिलने गए हैं वो अकेले गए, उन्होंने हमेशा ही बात कही कि मैं सरकार बना लूंगा। क्या कभी उन्होंने शिवसेना या उद्धव ठाकरे से बात करके वो गए? इसके बाद राज्यपाल ने हम लोग उद्धव ठाकरे माने शिवसेना उद्धव ठाकरे को बुलाया, वो मिलने गए। आखिरी में डिसीजन हुआ कि साहब बीजेपी कितना टाइम दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे कितना टाइम दे रहे हैं, एनसीपी कितना टाइम दे रहे हैं और कांग्रेस कितना टाइम दे रहे हैं। अगर वो इतने धर्म पालक थे, धर्म मानने वाले थे, तो साथ साथ जाना चाहिए था। अब आइए बिहार पे आरजेडी जेडीयू सबसे चुनाव लड़ी थी। इसके बाद सुशील मोदी को उन्होंने वो सरकार तोड़वा के सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया था, सरकार तोड़वा दी थी इन्होंने। इसके बाद जेजेपी के संग ये अलग अलग लड़े थे। बहुत उदाहरण है, जहां जहां उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो माहौल बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, तो कैसे हम जाके बीजेपी के साथ चले जाते? अच्छा ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम सरकार ना बनाते तो चुनाव दोबारा होता, तो दोबारा चुनाव खर्चा किसके ऊपर आता? जनता के ऊपर आता। हमने कांग्रेस एनसीपी से ऐसे गठबंधन नहीं कर लिया कि जैसे इन्होंने पीडीपी से किया, जैसे उन्होंने मायावती से किया, जैसे उन्होंने बिहार में किया, जैसे उन्होंने कश्मीर में करते हैं, जहां भी करते हैं। ये हमने बाकायदा महीने 1.5 महीने हमको लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगे कि साहब इन्हें गठबंधन नहीं होगा, इनमें ये चल रहा, मंत्री पद का चल रहा, इसका चल रहा, उसका चल रहा, मुख्यमंत्री। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये था, भाई तुमने वचन ये दिया, हमने अपने वचननामे में ये दिया, इन्होंने अपने वचननामे में ये दिया। अब हम ऐसा क्या बनाए जिससे हम तीनों लोग जो है अपने वचननामों को पूरा करके और कॉमन मिनिमम के तहत हम जनता को
भरोसा दें जनता को, उनके काम करने का मौका दें। वो हमने दिया। 2.5 साल सरकार चली। बताइए, कांग्रेस हमारा सरकार खींची हो, कांग्रेस हमसे रुष्ट हुई हो, एनसीपी हम शरद पवार से हमसे रुष्ट हुए हो। बीजेपी का कहना है फेसबुक सरकार था, फेसबुक ऑनलाइन। नहीं, वो तो कुछ भी कहे, वो तो कहने के लिए अधिकारी है, उनकी बात नहीं कर रहा है। 2.5 साल जो है धारावी ऐसी जगह पे हमने नहीं होने दिया कोरोना, हमारी सरकार ने नहीं होने दिया। उसमें कांग्रेस शामिल थी, एनसीपी भी शामिल थी, और जिसकी प्रधानमंत्री ने बढ़ाई की, जिनकी WHO ने बढ़ाई की। तो ये मैं इसलिए हेमंत जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दे सकते हैं। द्विवेदी जी सुनिए ना, हेमंत जी कुछ बोलना चाहते हैं? धारावी में वर्षा गायकवाड़ बहुत ही मजबूती से काम करती थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने देखिए उसको यहाँ का टिकट दिया MP का, और फिर से जीत के आई। तो ये उसका अपना पर्सनल काम है सर। यहाँ हमारी वो बॉम्बे की प्रेसिडेंट है MRCC की, वो नहीं कर दिया काम करते हुए, और पार्टी ने उसको बहुत ही बढ़ावा दे के आज उसको MP भी वो जीत के आई है सर। तो वो अगर इस किस्म के नेता अगर आते हैं तो सारे देश में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी सर। बोलिए हेमंत जी, बोलिए। पड़ती है सर हेमंत जी। फारूकी जी, वो बॉम्बे नहीं मुंबई है। पहली बात करेक्शन मैं ये करता हूँ, बॉम्बे नहीं है, मुंबई है। दूसरी बात द्विवेदी जी, जो कांग्रेस अपना शिवसेना और बीजेपी की जो गठबंधन थी, जो टूटी थी, उसका मूल मुद्दा क्या था? उद्धव जी ने भी कहा था कि भाई अमित शाह जी ने मातोश्री पर उनको कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री मत दूंगा, और इसके लिए गठबंधन तो था ना कि महाराष्ट्र के जो यहाँ के जो इंडस्ट्री जो बाहर जा रही है उसके लिए टूटा था, नहीं टूटा था। यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ, इसके लिए टूटा था, नहीं टूटा था। यहाँ के किसानों की आत्महत्या कम नहीं हो रही है, इसके लिए मैं ये गठबंधन, ऐसा कोई कभी कहा नहीं कहा। उनका एक ही बात कहने कि मुझे 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो उनका जो वचन है वो निभा नहीं रहे, इसके लिए वो बाहर निकले थे। द्विवेदी जी, आप कितना भी चिल्लाकर, कितना भी जो बात है उसको तो मानिए। आपके 2 पार्टियों में बंद दरवाजे में क्या हुआ हमें पता नहीं, उसका जो मुआवजा है वो महाराष्ट्र की जनता क्यों भुगते? आप जो विचारधाराएं चल रही थी ना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की और बीजेपी का, उसको मिस कर दिया। आप विचारधारा नहीं बची, आप लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र की विचारधारा को खत्म कर दिया है। हेमंत जी, बोलिए। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी कोई आतंकवादी पार्टी नहीं है, एनसीपी आतंकवादी पार्टी नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो अभी आपने बात कही कि बाला साहब ठाकरे ने जो चौथी कसम खाई थी, उन्होंने 3 कसमें खाई, आपको मालूम होगा। तो चौथी जो कसम खाई थी वहां सरकार बनाने की, और बाला साहब का एक मत था बहुत बड़ा। हम तो बहुत 35 साल से शिवसैनिक हैं, बाला साहब से बहुत बार मुलाकात की मैंने। तो उन्होंने एक चीज कही थी, अगर हमको जनता को कुछ देना है तो मुझे पावर लेनी पड़ेगी। अगर उद्धव जी ने 2.5 साल के लिए जो शिंदे को उन्होंने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया, उस समय क्या शिंदे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? अगर 2.5 साल के शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता, जो हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, तो शायद 2 फाड़ नहीं होता। लेकिन अगर हमको जनता को अगर उनको देना है, जो बात आप कह रहे हैं कि हर मदद करनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब मदद करनी है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री तो बनना पड़ेगा ना पार्टी का, तब तो हम दे पाएंगे ना। 5 साल भी आपने देखे, 2014-2019 मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन हम क्या कर पाते थे? कोई चीज नहीं कर पाते थे। लेकिन 2.5 साल में मुख्यमंत्री अगर शिंदे जी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मजबूरी थी उस समय हमारी बात मानने में? पहली बात। और बाला साहब का बिल्कुल स्पष्ट विचार है। 16 साल 17 साल आप तो जानते हैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब लोगों ने कहा चुनाव लड़िए, तो मुंबई ने महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और मेयर बनवाया। और उनका कहने मतलब था, अगर सत्ता हमारे पास नहीं रहेगी, अगर हम विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, तो हम लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? ये सोच थी। और जो बात आपने कही कि बिल्कुल स्पष्ट कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को इतना विश्वास था कि हम कांग्रेस एनसीपी संग नहीं जाएंगे। अगर उनको विश्वास होता कि हम कांग्रेस एनसीपी संग जाते हैं, तो राज्यपाल से अकेले मिलने नहीं जाते। ये बिल्कुल फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपसे। उनको विश्वास ही नहीं था कि हम कांग्रेस एनसीपी से सरकार बना लेंगे। वो तो ऐसी चीजें चली कि हमने सरकार बना ली। और कांग्रेस में क्या बुराई है या एनसीपी में क्या बुराई है?
आज एनसीपी के अजीत दादा पवार उनके संग में है, जिनको चक्की पिसवा रहे थे, जिनको तुम बीजेपी के भैया हेमंत जी कोई दीन ईमान नहीं है, चाल चरित्र से बीजेपी कोई चेहरा नहीं है। इनको सिर्फ चाहिए उद्योगपतियों को पैसा खिलाना, उनकी जीरो बढ़ाना, और जो हमारे मध्यम वर्ग गरीब है उनकी जीरो घटाना, इनका ये काम है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी के अंदर आप सोच रहे हो। We come to the last round of the program. बोलिए हेमंत जी, आपसे फिर शुरुआत कर ले। बोलिए हेमंत जी। द्विवेदी जी, आप उम्र में और तजुर्बे में बुजुर्गों मेरे से 27-28 साल आपने अगर शिवसेना में काम किया है, तो बाला साहब के साथ काम किया है, तो बाला साहब का एक सेंटेंस अभी जो राजीव जी बैठे ना बीसीसीआई में, उनके साथ जो उनकी जो इंटरव्यू थी उसमें उन्होंने कहा था, जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा ना, इसके बाद आप शिवसैनिक है नहीं हेमंत जी, आप शिवसैनिक है नहीं हेमंत जी, आप शिवसैनिक नहीं है, फिर आप शिवसैनिक मन से भी नहीं है। मेरी बात मैं समझ गया आपकी बात, मैं जवाब दे दूं, समय कम है, मैं जवाब दे दूं आपको। इंदिरा गांधी का साथ माननीय बाला साहब ठाकरे ने दिया था, और वहां के उनके संग चुनाव भी लड़ा था। वहां के 3 मुख्यमंत्री थे, उनके संग उन्होंने चुनाव, देखिए वो विचारक थे, वो विचार अपने देते थे, और उन्होंने इमरजेंसी का स्वागत किया था। किसकी हिम्मत थी उसमें भारत देश में कि इमरजेंसी स्वागत कर लेता, और इंदिरा गांधी को बाकायदा उन्होंने साथ दिया था। जब इंदिरा गांधी हमारे संगठन के ऊपर लगाने जा रही थी, मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई है, 5-6 घंटे मुलाकात चली, इंदिरा गांधी ने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, आगे पार्टी सही है, सही कार्य करती है। इसका इंदिरा गांधी के साथ हमेशा वो साथ में खड़े रहे, और 3 मुख्यमंत्री वहां महाराष्ट्र के उनके साथ खड़े रहे। तो ये तो उनके जो विचारक थे, उनके विचार से कोई बात निकली, अब वो पकड़े सब बैठे, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, सब बैठे हुए। उन्होंने क्या किया वो उससे पहले कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने किसको समर्थन दिया, किसको नहीं दिया। और कमलाबाई भाजपा से कहते थे, कमलाबाई भाजपा से कहते थे, सुप्रिया सुले जो है ना, पहली बार आ रही थी, नहीं सुप्रिया सुले जब पहली बार, हेमंत जी एक मिनट आप सटीक जवाब नहीं बता रहा, तब आप भटक जाते हो, आप भटका देते हो। कोई चर्चा मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। सुप्रिया सुले जब सुप्रिया सुले जब पहली बार राज्यसभा जा रही थी, मैंने तो नहीं कही, क्लियर करा दी थी। जो बाला साहब ने बात कही थी वो बाला साहब की, तो आप लोग बाला साहब के विचार से भटके हुए हैं। आज की शिवसेना जो है ना, बाला साहब के विचारों से भटकी हुई है, और आप विचार से आप लोग भटके हुए। नहीं आप लोग भटके हुए बाला साहब विचार, हम लोग भटके नहीं है, हम लोग बाला साहब के पूरे विचारों से चल रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि जो राष्ट्रीय प्रमुख बनेगा उसके बाद उसके अपने हिसाब से संगठन चलाएगा, उससे किससे गठबंधन करना, पढ़ लीजिए आप, यूट्यूब में पढ़ा होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो हमारे बाद जो बनेगा उसका अपना मत होगा कि संगठन कैसे चलाया जाए। यूट्यूब में आप पढ़ लीजिए, पढ़ा होगा। मैं कर दो फाइनल, आसिफ फारूकी साहब कर दो फाइनल राउंड। आसिफ फारूकी साहब, आपने इस लोकसभा में एमवीए से सबसे बड़ा गेम कांग्रेस का था, 17 लड़े 13 जीता, स्ट्राइक रेट है करीबन 17%। पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले जी सब कह रहा कि सीएम आप ही के पार्टी से बनेगा, वहां एमवीए का पार्टी सीएम आपके पार्टी से होगा। बट कैसे देखते हो लड़ाई, किस प्रकार से देख रहे हो आप आसिफ फारूकी साहब? देखिए, हम लोग का पहला काम है सर कि इस मुल्क से क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म करना, और कुछ पार्टियां इसके अंदर खुद मुलविस हो गई हैं। इसलिए ये जो हमारी पार्टी है, जो हम लोगों ने गठबंधन किया हुआ है, हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारा जो ये दुश्मन, जो कि अब देश का दुश्मन हो गया है, इसको हम लोग पहले मिलके ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो जितना हम लोग की कितनी सीटें आती हैं आपस में बैठेंगे, और जो भी सब सोच विचार के बाद हम लोग के जो साथ में एक फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा सर। द्विवेदी साहब, मैं हेमंत जी के पास लास्ट में आऊंगा। द्विवेदी जी, 1 मिनट में, आपसे धोखा हुआ। उद्धव जी को बोला था, उद्धव जी आप सीएम बनोगे, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े कुर्सी थे मंच पर, अब वो कुर्सी समान हो गए। अब जब सीएम के बात करते तो बोले पृथ्वीराज चौहान जी कुछ और बोलते, नाना पटोले जी कुछ, शरद पवार सब आज भी कहे अब मुख्यमंत्री का बात नहीं करेंगे। धोखा हुआ द्विवेदी जी आपके साथ, धोखा। प्रदीप जी, 2019 में शिंदे जी हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। जब मीटिंग हुई है तो शरद पवार जी ने उद्धव जी का नाम ले लिया,
वो तैयार नहीं थे, उसके बाद सबने मनाया है, वो तैयार हो गए। तो हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। हमको तो शरद पवार जी कांग्रेस सम्मान दे चुकी है ऑलरेडी। उनके दो मुख्यमंत्री बैठे थे जो उनके साथ में मंत्री बने थे। तो जो उद्धव जी को सम्मान दिया शरद पवार जी ने और कांग्रेस ने दो मुख्यमंत्री बिठा के हमारा मुख्यमंत्री, उन्होंने उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारा सम्मान नहीं घटा। हाँ, आज हम गठबंधन में हैं और मजबूती से हैं, बिल्कुल मजबूती से, हृदय से हैं। ये नहीं कि हम इनको कांग्रेस का सीटें ज्यादा आ गई तो हमें दुख है। कांग्रेस सीटें ज्यादा है, हमारी सीटें ज्यादा है, एनसीपी की सीटें ज्यादा है, किसी की सीटें ज्यादा है, लेकिन हम लोग इस महाराष्ट्र में विकास की गंगा बांधेंगे, खुशहाली बांधेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। जो आरक्षण वाले मामला चल रहा है उसके लिए तीनों पार्टियां काम करेंगी। और हमें विश्वास है कि हमारी महाराष्ट्र की जनता 200 से ऊपर सीटें हमको देगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस पे हम बिल्कुल एकजुट होकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारे सामने कोई नहीं है, हमारे सामने ना कोई है, ना मैं किसी को देख रहा हूँ। हमारे सामने जनता है। द फाइनल वर्ड, कामले साहब, द फाइनल वर्ड। राज साहब भी लड़ रहे हैं, सब सीट लड़ रहे हैं, 200 से ज्यादा सीट लड़ रहे हैं। हाउ डू यू सी द इलेक्शंस कमिंग, असेंबली इलेक्शंस? कामले साहब। मैं द्विवेदी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, 200 के ऊपर उनकी सीट है, और फारूकी साहब को भी, दोनों भी गठबंधन में है, दोनों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 200 ने पूरे 288 के ऊपर सीट है, कोई बात नहीं है। लेकिन आने के बाद आप महाराष्ट्र के हित की बात करिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई एक आप वहां पर ही आज के इस डिबेट में ये प्रॉमिस करिए कि इलेक्शन के बाद जो आपके गठबंधन रहेंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, ना कि इलेक्शन के बाद आप ये गठबंधन तोड़ के वापस बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये जनता के साथ धोखा मत करिए। आप पार्टियां जो गठबंधन करते हैं एक दूसरे के साथ धोखा करिए, लेकिन यहां पर की जनता है उसके साथ धोखा मत करिए। आप दोनों पार्टी जो कांग्रेस के फारूकी साहब और द्विवेदी साहब, दोनों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जनता तय करेगी किसको सीएम बनाना है, किसको क्या करना है। Thank you, Hemant Kamble Saab. Thank you, Asif Faruqi Saab. Thank you, Sanjay Dwivedi ji. Thank you so much. Sir. It has been a wonderful discussion. Very, very enlightening discussion. Thank you for being on the show. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." Justice that is social, economic, and political. Equality, that equality before the law, and equal protection of rights. When you talk about liberties, freedom of speech, expression, faith, worship, belief, right to life, liberty, and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. Subscribe to the channel, that's the bell that hits. You subscribe, you get the latest news on the fastest growing channel, Nation Now. And it's the fundamental duty, we believe, of all political parties to see that the pillars of the Constitution are safe and secure. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives. And if the Republic survives, we the people survive. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.